आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है युवा जागृति के इस चैनल में। आज आए हुए हैं और रोहतास जिला के राजपुर प्रखंड के बिशुनपुर ग्राम में आए हैं और जन सुराज के ये प्रचारक हैं। हाँ, और सर से पूछेंगे कि अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम बलजीत सिंह यादव है। मैं नोखा प्रखंड के नौनसारी गांव का रहने वाला हूं और जन सुराज पार्टी में मैं नोखा ब्लॉक का अध्यक्ष हूं और जन सुराज पार्टी नोखा जो विधानसभा है उसका संभावित प्रत्याशी भी। तो आप यहाँ पर जो चुनाव होता है, देखा जाता है कि यहाँ पर चुनाव जातिगत समीकरण पे लड़ा जाता है। तो आप यादव हैं तो आपको आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए, क्या कारण है कि आप जन सुराज पे ज्वाइन किए? मैं यादव हूं तो मुझे आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए, इस बात पे कोई ज़्यादा गंभीरता नहीं है। मुझे आरजेडी ही क्यों, कोई भी राजनीतिक दल जो मेरे विचार के नज़दीक है, मैं जो चाहता हूं जीवन में परिवर्तन, उसको ज्वाइन करना चाहिए। और उसमें जन सुराज एक महत्वपूर्ण दल है जो लगता है कि मेरे सपनों को जन सुराज पूरा कर सकता है। और हमें ही नहीं, हमारे जैसे जो प्रगतिशील युवक हैं, जो इस आज की सदी के जो लोग हैं, जिस तरह से समाज में समरसता चाहते हैं, समाज में जो एकीकरण चाहते हैं, समाज में जो जाति विहीन समाज का निर्माण चाहते हैं, वो लोग जातिवादी जो दल है उससे स्वाभाविक रूप से मैच नहीं करते हैं। और जन सुराज जो है ये जाति विहीन समाज और जाति विहीन राजनीति की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज, जन सुराज में शिक्षा और रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। और बिहार की जो वस्तु स्थिति है उसमें आज के समय में कोई भी दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे और भी जो छोटे दलों की जिनका नाम लिए वीआईपी हो, चाहे और भी कोई पार्टी है, तो वो शिक्षा और रोजगार के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। जिनके पास संसाधन है वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो छोटे दलों की क्या बात की जाए। वैसी स्थिति में जन सुराज का शिक्षा और रोजगार के लिए प्रयत्न करना बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर है। इसीलिए हम लोग, कोई भी कास्ट का आदमी, मैं तो यादव आपको मिल गया, कई कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो ब्राह्मण हैं या फिर उसके अलावा दूसरे कास्ट से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, चाहे ईबीसी कैटेगरी से हैं, वो सारे लोग इस जन सुराज से जुड़ रहे हैं। जन सुराज से जुड़ रहे हैं। सर का कहने का मतलब है कि जो जन सुराज पार्टी है वो कभी भी राजनीति में जाति को लेकर नहीं चलता है। अभी आप देखे हैं, फिलहाल का घटना है जो यूपी में इटावा एक गांव है, वहां का घटना है। कुछ यादव समाज जो कथावाचक थे, यादव ही समाज से आते थे, उनको पंडित के जो मतलब गांव था उसमें उनको कथावाचक सभी लोग सुन रहे थे, तो अच्छा कथावाचक कह रहे थे और सभी लोगों को अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उससे मतलब कुछ दिन के बाद वो जो कथावाचक थे उनसे मतलब जानने की कोशिश किए कि भाई हमारे समाज में कौन इतना अच्छा कथावाचक हैं, तो उनको जानने का कोशिश किए, तो जो पंडित जी थे वो जानने, तो पता चला कि वो कोई यादव ग्वाला ही जाति से, ठीक है। तो उनको क्या किए कि वहाँ पर मुंडन करवा करके, यानी कि बालों को छिलवा करके नाक रगड़े और जो स्त्री होती है उनके मूत्र से उनको पवित्र किया गया। तो यानी कि वहाँ पर ऐसा किया गया कि जैसे उन लोगों का जो मतलब रोजगार है उस पर प्रहार करने से वो लोग इतने प्रताड़ित किए कि उस समाज पूरा, अभी जाकर देखिए इटावा जगह जगह पर मतलब आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। देखिए क्या लगता है ऐसा मतलब देश में जो घटना हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस विषय में मेरी ये राय है कि ये समाज जो है ना, अभी बहुत संक्रमणकालीन चीजों से गुजर रहा है। इसमें एक तरफ जाति व्यवस्था टूटने के कगार पे है। जो प्रगतिशील लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए जाति बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं। वो चाहे शादी विवाह का मैटर हो, खुल के आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं लोग, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल या अधिकतर उनको बढ़ा के 20 साल कर लिया जाए, जाति नामक संस्था समाज से टूटने वाली है। क्योंकि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि समाज में जो हम लोग संकल्पित हैं जिस 5 चीजों के लिए कि जन सुराज जब आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, उसमें चौथा जो संकल्प है वो विश्व स्तरीय शिक्षा के बारे में कहता है कि हम अपने राज्य के सभी लोगों को, सभी जो 15 साल के जो बच्चे हैं कम उम्र के, उनको विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। तो जब विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगा तो वो समाज के अन्य लिटरेचर को पढ़ेंगे।
वो समझेंगे कि हमारे साथ सामाजिक रूप से क्या भेदभाव किया गया, तो उस भेदभाव को कट्टरता से नहीं, एक नरमता से उसका समाधान निकालेंगे। समाधान क्या है कि भाई इंटरकास्ट जब मैरिज होना चालू हो जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर भागवत पुराण भागवत कथा कहना चाहता है तो उसको जो श्रोता है अगर वो अच्छा कथावाचक है तो सुनने वाले को किसी भी जात के आदमी को सुनना चाहिए। जो आदमी इस तरह का कृत्य किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। समाज को पूरी तरह तोड़ने वाला बात है ये। इस पे अगर कोई भी जाति के लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि समाज के कुछ गिने चुने जो समाज में विखंडन पैदा करना चाहते हैं या फिर इस व्यवस्था को, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई का काम था, जैसे वो वेद में भी लिखा गया है कि वो ब्राह्मणों का काम था, लेकिन ब्राह्मणों का काम मतलब उस समय जाति से ब्राह्मण का संबंध नहीं था। इस विषय में हम जाएंगे, थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, बात लंबी चली जाएगी। शॉर्ट में इसको यही निपटाता हूं मैं कि ऐसा जो भी करने वाले लोग हैं, जो जातिवादी हैं और जो अपने से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अगर उस व्यवस्था में आ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। उस जाति के, जैसे ब्राह्मण जाति के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको इस बात का आगे से खंडन करना चाहिए कि नहीं ये बात गलत है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं कि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी आया और भारत में हमला किया, वो आतंकवादी मुसलमान है, तो यहाँ के मुसलमान कंडेम करते हैं इस बात का कि नहीं, इसको अपने कब्रिस्तान में फूकने तक नहीं देंगे, गाड़ने तक नहीं देंगे। तो उससे क्या होता है कि यहाँ के बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनको बल मिलता है कि नहीं ठीक है, पाकिस्तान का मुसलमान है, भारत के मुसलमान थोड़े है भाई। तो लगता है कि नहीं, मेरा भाई जो मुसलमान है वो अलग है और वहां का मुसलमान आतंकवादी मुसलमान अलग है। तो ये उस वर्ग के लोगों को भी इस बात का खंडन करना चाहिए कि नहीं, ये जो कृत्य हुआ है उस आदमी के साथ गलत है और समाज में इस चीज को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और किसी भी तरीके से। एक बात और है, जो जन सुराज जो आपका पार्टी है, मतलब प्रशांत किशोर पांडे का, तो वो कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने? 243 सीट। अच्छा, देखिए हमारा जो जन सुराज अभियान है, इसको बहुत से लोग पार्टी के रूप में भी समझते हैं और पार्टी भी है, फॉर्मली पार्टी ही है, लेकिन जन सुराज जो अभियान है ये प्रशांत किशोर जी के 2.5-3 साल के पद यात्रा के दौरान 1 करोड़ लोगों ने, जो संस्थापक इसके सदस्य हैं, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर पिछले साल 2024 में इसका 2 अक्टूबर को इसका गठन हुआ था। 1 साल की पुरानी पार्टी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अक्टूबर में 1 साल होगा। तो इतने दिनों में इतना जड़ा जो बिहार में जलजला खड़ा हुआ है कि विरोधी दलों को लग रहा है कि अब हमारी पूरी सत्ता जाने वाली है। अब रोजगार और शिक्षा पे कभी बिहार का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन लोगों को प्रशांत की टीम ने और जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, बिहार के भला चाहने वाले लोग हैं, वो समझा रहे हैं लोगों को नहीं कि इस बार का चुनाव शिक्षा पे करिए, इस बार का चुनाव रोजगार पे कराइए, इस बार का चुनाव महिलाओं के उत्थान पे कराइए, कृषि के उत्थान पे कराइए, बच्चों के शिक्षा पे कराइए, बुजुर्गों के पेंशन पे कराइए। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में डर फैल गया है। और रही बात कि इतने कम दिनों में इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं कि दिन रात, अब सोच के देखिए कि मैं जन सुराज में काम कर रहा हूं और रात को अभी कितना बज रहा है, अभी 8:18 हो रहा है, हमको अपने घर पहुंचने में 10 बज जाएगा। किस पार्टी का कार्यकर्ता है जो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक काम करता है? तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसकी तुलना में दूसरा पार्टी इतना कम मेहनत कर रहा है कि हम लोग वैसे ही आगे हैं। और बिहार को बदलने के लिए ये जुनून है, हम लोग का संकल्प है, पागलपन नहीं है। हम लोग एकदम सोची समझी रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को समझाना है और लोग इस चीज से जुड़ रहे हैं और यही हम लोग की जीत है। तो ये जो बूथ कमेटी बनाने की बात है, ये तुरंत 2-3 महीने में ये सारा चीज कंप्लीट, चुनाव होने से पहले सारी बातें कंप्लीट होंगी और बिहार में लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि हम लोगों के विकास और हम लोगों के सिस्टम को जो सही तरीके से पेश कर सकता है वो जन सुराज ही है और लोग जन सुराज को भारी मात्रा में वोट देंगे और जन सुराज की विजय होगी। बिहार में जनता की सरकार बनेगी यानी जन सुराज की सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात और है, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि साल भर के अंदर यानी अगले साल तक जो पलायन की स्थिति है वो पूर्णतः प्रतिबंध हो जाएगी यानी रुक जाएगी। क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये वैज्ञानिक बात है। अगर होगा तो आप लोग यहाँ पर कितना रोजगार दीजिएगा, मैंने क्या क्या रोजगार दीजिएगा कि इतने लोगों को आप रोक सकते हैं पलायन में? ये जितनी भी बात हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर जी द्वारा ये पूरी बात बताई जा चुकी है और बिहार से लगभग 50 लाख लोग मजदूरी के रूप में बाहर के राज्यों में गए हैं। तो उसमें से जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मतलब मजबूरी में किया हुआ पलायन है,
उसको रोकने के लिए हमारे पास पूरा संसाधन, पूरा व्यवस्था है। और जो लोग अपने मर्जी से उनको वहां ठीक लगता है, कहीं बाहर में अपना घर द्वार बना चुके हैं, अपनी व्यवस्था बना चुके हैं, या फिर वो 10-15 हजार नहीं उससे ज्यादा कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, तो उनको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते हैं, सच बोलिए तो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो मजबूरी में अपने बीवी बच्चे के साथ रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने समाज में कुछ काम करना चाहता है और कम कमा के भी खुश रहना चाहता है, तो उसके लिए 10-15 हजार की रोजी रोजगार की गारंटी अगले होली और रमजान से पहले यहीं बिहार में करके दे दिया जाएगा। उसका पूरा ब्लूप्रिंट प्रशांत किशोर बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे बात लंबी हो जाएगी, इसीलिए वो देख सकते हैं। आप अगर जीत के जाते हैं तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे या अपना खुद का सरकार है? नहीं, ये पूरी तरह से क्लियर है कि न इस बार यानी 2025 और 30 दोनों का बात बता रहा हूं आज ही, जो प्रशांत बता रहे हैं, प्रशांत किशोर जो हर सभा में अपने लोगों को बता रहे हैं, बिहार के लोगों को एकदम राजनीति क्रिस्टल क्लियर है, उनको घात बेच नहीं करना है कि कभी पलटू राम इनको कहा जाए, क्योंकि पलटू राम इनको कहा जाए समझ ही में नहीं आ रहा है। कौन कह दे रहा है कि आपके लिए दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं और दरवाजा में खिड़की कुंडी लगा ही नहीं है, तो उस टाइप की हमारा दल नहीं है, हमारा अभियान नहीं है। हम लोग साफ कह रहे हैं और ये बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि न 2025 में और न 2030 में न कोई प्री पोल अलायंस न कोई पोस्ट पोल अलायंस, यानी चुनाव से न पहले गठबंधन और न चुनाव के बाद गठबंधन, हम लोग किसी से कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 50 सीट आया तो क्या कीजिएगा? कोई बात नहीं है, अगर चुनाव कराने की स्थिति आएगी तो फिर से बिहार में चुनाव होगा। अच्छा, कहीं आगे चल करके जन स्वराज परिवार में तो नहीं सिमट करके रह जाएगा? अभी जितनी पार्टी है, जैसे मान लीजिए जेडीयू है, वो पहले बोलती थी कि यह बीजेपी परिवारवाद जैसे लालू पे बोलती थी, आज रामविलास जो पासवान है, चिराग के पार्टी है, वो पूरे परिवारवाद में लिपट चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि जीजा आयोग चल रहा है, दामाद आयोग चल रहा है, आयोग का गठन हुआ, सभी लोग अपने जीजा को बना रहे हैं, दामाद को बना रहे हैं। अशोक चौधरी जी हैं अपने मने दामाद को बना दिए, ठीक है। फिर ये माजी जी हैं अपने भी मतलब ये रिश्तेदार को बना दिए। तो सारे लोग कहीं ना कहीं, तो जो जनता है, जो ग्रामीण परिवेश में जो अपना वर्चस्व जमाया हुआ है, अगर उसको मौका वहाँ न दिया जाए, अपने ही परिवार के लोगों को आयोग में रखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि बिहार के लोगों का कल्याण होगा इससे या नहीं? बिल्कुल नहीं कल्याण होगा। ये सीधा सा मैटर है कि बिहार में जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो केवल 1250 परिवार है। और रही बात, आपने सवाल किया कि जन स्वराज आगे चल के कहीं परिवारवादी तो नहीं हो जाएगा, तो परिवारवादी में किसको लेके कह रहे हैं हमें नहीं पता। जैसे प्रशांत किशोर का जो परिवार है, उनके बच्चे जो हैं बहुत छोटे हैं अभी, तो उनके परिवार का तो कोई मतलब नहीं है। किसी भी पार्टी में कोई अगर मान लीजिए रिलेटिव कहीं से आता है, कोई अगर अपनी क्षमता से आता है, तो उसको परिवारवाद नहीं कहा जाना चाहिए। दूसरी बात, पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 10 साल बिहार में जन स्वराज सरकार चला के शिक्षा को दुरुस्त कर दी, रोजगार को दुरुस्त कर दी, उसके बाद जन स्वराज परिवारवाद हो भी जाता है, तो जनता इतना जागरूक हो जाएगी कि जन स्वराज को पसंद नहीं करेगी। लेकिन परिवारवाद में आएगा? नहीं, इसका मतलब ये थोड़े है। अभी तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं जैसे आज अभी हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, कल कहिएगा कि कल अब मिलते हैं राजपुर ब्लॉक में, चाहे राजपुर बाजार में, कल मिलूंगा कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? मैं कुछ तो जानता नहीं हूँ। आशा के आधार पर मैं पार्टी के नेचर को देख के कह रहा हूँ कि जो पार्टी बिहार के विकास के लिए इतना समर्पित है, वो आगे परिवारवाद जैसे कोड से पूरी तरह से बची रहेगी, क्योंकि इसमें उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। अगर उस तरह की व्यवस्थाएं होती तो मेरे जैसा आदमी को संभावित प्रत्याशी होकर मैं आशा ही नहीं कर सकता था कि मुझको टिकट मिलेगा, नहीं आशा कर सकता था। लेकिन अगर हमको यहाँ आशा है कि नहीं, मेरी काबिलियत को देख के, चाहे अगर मुझसे भी कोई काबिल कैंडिडेट होगा तो वो भी आ सकता है, मैं उसका भी समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। एक बात तो अभी तो कुछ भी नहीं है। एक बात अपने से कहना चाहते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी बोलते थे या अभी भी बोल रहे हैं कि जिस क्षेत्र में अच्छा कैंडिडेट हो उन्हीं को आप लोग वोटिंग कीजिए, चाहे मेरे पार्टी से हो चाहे दूसरे लोगों की पार्टी से हो। तो ये बात एक अच्छा लगा कि चलिए भाई, कम से कम इनमें ईमानदारी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि प्रशांत किशोर जी को थोड़ा सा हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि पार्टी जो नीतीश जी का और बीजेपी का गठबंधन है, सरकार बिहार में चल रहा है और अपोजिशन का रोल निभाने वाला आरजेडी है, तो प्रशांत किशोर पांडे जी का मतलब जो विरोध होना चाहिए वो सरकार में बैठे लोगों से होना चाहिए,
न कि तेजस्वी से होना चाहिए, आरजेडी से होना चाहिए। तो आरजेडी को विरोध करने का मतलब क्या है? आरजेडी का विरोध करने का मतलब ये है कि सरकार केवल सत्ता से नहीं चलता है। सत्ता में अगर 125 सीट या फिर 22 सीट लेके लोग सत्ता चला रहे हैं तो 70-75 सीट लेके विपक्ष भी अपना रोल निभा रहा है। तो विरोध उसका इसलिए है कि जो पिछला मतलब 90 से लेके 2005 तक लालू जी की सरकार रही, यानी आरजेडी की सरकार पूर्णतः रही। उसके बाद में नीतीश जी आए, अभी 20 साल होने को जा रहा है। तो 20 साल तक मुख्य विपक्ष के रूप में आरजेडी ही था ना। तो आरजेडी ने क्या जिस तरह से जन सुराज बिना विपक्ष के, बिना सत्ता में आए मुख्य विपक्ष की भूमिका को लेकर शिक्षा और रोजगार पे मूवमेंट कर रहा है, क्या उस तरह से आरजेडी ने किया? नहीं किया। तो सवाल उठना चाहिए आपकी नियत पे। आप बिहार के लोगों को इसी तरह से मुफलिसी में, गरीबी में, अशिक्षा में ढकेल के, और कभी आप बनिए, कभी चाचा बने, कभी भतीजा बने, तो यही काम करना चाह रहे थे। और उसका कलई खुल गया कि प्रशांत किशोर और ये जो पार्टी आई है जन सुराज, ये थर्ड विकल्प के रूप में है और बिहार की जनता को सीधा सीधा बात समझा रहा है कि आपके साथ क्या चल हुआ है। अभी जो जन सुराज पार्टी है वो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है या किसी के साथ अभी भी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? पूरी तरह से नहीं। आपको फिर से मैं समझा रहा हूं कि न 2025 में न 2030 में इतना लंबा कौन फेंकता है सर। मैं पढ़ रहा हूं कि अभी तो सर आपके पार्टी में जो ठीक है, मान लीजिए 2025 में कोई ना प्री पोल अलाउंस न पोस्ट पोल अलाउंस, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो चुनाव है वो, जो चुनाव का आपका मैनिफेस्टो है वो क्या है? मैनिफेस्टो ये मेरा 5 संकल्प है। लेकिन बताइए थोड़ा लोगों को। हाँ, लोग नहीं 5 संकल्प ये है कि जन सुराज की सरकार अगर बिहार में आती है तो 5 चीज निश्चित रूप से हो जाएगा। उसमें पहला चीज है कि युवाओं का पलायन रुकेगा। दूसरा चीज है कि बुजुर्गों का जो पेंशन है, जिसमें विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और वृद्ध पेंशन है, ये 2000 रुपया कर दिया जाएगा। सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी हाल जो स्थिति, वर्तमान की स्थिति है, इसमें जो नीतीश चाचा हैं, जो अभी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो बुजुर्गों का पेंशन ऑलरेडी 400 से 1100 कर दी। तो आपकी जो पार्टी अगर आगे चल के सरकार बनाती है तो वो कितने लोगों को पेंशन देने वाली है या मतलब बढ़ा सकती है? अभी तो 1100 हो गया। हाँ, तो 1100 हो गया है। 1100 क्यों हुआ है, सवाल ये यहाँ से भी उठता है। अब ये 1100 इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए ये सरकार का अंतिम सत्र आने वाला है। 3 महीना सरकार का बचा है और 3 महीना में वो सोच रहे हैं कि कुछ मतलब ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं ये बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, प्रशांत किशोर और ये जन सुराज पार्टी एक बड़ा मोमेंट क्रिएट कर दी है और दे दिया जाएगा तो लोग लालच में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये लोग यही तो समझते आ रहे हैं, जो विपक्ष में अब तक जो पार्टियां रही हैं, चाहे सत्ता में रही हैं, वो बिहार की जनता को पूरी तरह से मूर्ख समझती हैं कि लालच दीजिए और वोट के समय सिस्टम बटोर लीजिए। जब वोट आता है तो उस समय आप नौकरी का फॉर्म निकाल दीजिए, पूरे साल भर कुछ करिए चाहे ना करिए, एकदम अफरा तफरी में सब कुछ कर लीजिए, चाहे पेपर लीके हो जाए, उसका कोई काम ना करिए। तो ऐसा पूरी तरह से यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, पूरी तरह से समझ रही है कि ये केवल जन सुराज का ही प्रयास है जिसमें वो 1100 रुपया किए हैं। तो 1100 रुपया से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग जब भी सरकार में हमारी पार्टी आ रही है और बिहार की जनता का सहयोग से आएगी तो 2000 रुपया कर दिया जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है, जो मैं भटक गया था इस चीज से, तीसरा मुद्दा ये है कि महिलाओं को 4% एनुअल ब्याज की दर से सरकारी गारंटी पर ऋण दिया जाएगा, जो अपना व्यवसाय कर सके और समाज में अपना जो भी धंधा पानी करना चाहती हैं वो कर सके। चौथा चीज है कि विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा 15 साल के से कम उम्र के लोगों को। और 5वां चीज है कि नगदी फसल की खेती करने वाले किसानों को मनरेगा के जो मजदूर हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि किसानों की आय अधिक से अधिक हो सके। अधिक से अधिक। अच्छा ये बताइए कि आगे चल के आपके पार्टी से जो उम्मीदवार हैं जीत करके मेजोरिटी में आते हैं, जो सरकार बनेगा उसमें मुख्यमंत्री कोई होगा या प्रशांत किशोर जी? बिहार में इतने काबिल लोग हैं, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया आपको कि 1 करोड़ बिहार की जनता मिल के इस दल को बनाई है। ये प्रशांत किशोर केवल एक ऐसे आदमी हैं जो इस दल को एक बेहतरीन मतलब मास्टर प्लान बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है, इस काम के पारंगत आदमी है। और बिहार के जो 1 करोड़ और लोग हैं और जो अभी जो प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं, रोज लगभग 3 लाख प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं इस जनसुराज में। बिहार की सबसे बड़ी मतलब इस स्तर की पार्टी है।
बीजेपी का अपना दावा है कि 75 लाख हमारे सदस्य हैं बिहार में, लेकिन 1 करोड़ सदस्य तो हमारे प्राथमिक सदस्य के मतलब संस्थापक सदस्य के बाद ही दल बना था, और रोज प्राथमिक सदस्य 3 लाख बन रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा दल है ये बिहार में संरचना के आधार पे। बहुत सारे पार्टियां बोल रही हैं कि जो प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाए हैं ये भाजपा का बी टीम है, और जो पार्टी का फंडिंग होता है कहीं ना कहीं बीजेपी कर रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? आरजेडी, जेडीयू, चाहे एनसीपी हुआ, चाहे शिवसेना हुआ, बहुत सारे लोगों पे ईडी, सीडी, पीडी सब हो रहा था। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी होता तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी छोड़ने वाली है? अब लेकिन इतने बीजेपी का पार्टी ही अगर काम कर रही है तो क्यों नहीं वो छोड़ेगी? अगर बी टीम शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पार्टियां बोल रही है, इसलिए आपसे मैं सवाल। उनका घिसका हुआ है जमीन तो वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बी टीम का मतलब क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा है। बी टीम का मतलब अगर मेरा जैसे बी टीम का मतलब दुश्मन, नहीं, बी टीम का मतलब है कि हम अपने चुनाव जीतने के लिए एक ऐसे पार्टी को बात वही कर रहे हैं ना कि जो वोट काटे, जैसे आरजेडी और जेडीयू जो भी दूसरी पार्टियां हैं, तो ये बीजेपी की बी टीम है, यानी कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन हो गया। उसी तरह से देखा जा रहा है ना, बी टीम यही ना हुआ। बी का मतलब क्या हुआ कि वही बात है, उसका दूसरा पार्ट है, क्लोन है उसका। तो वो क्लोन जो है शिक्षा रोजगार की बात कर रहा है, तो भैया तब तुम क्लोन नहीं हो, तुमको कौन रोक रहा है? अच्छा, तुम बिहार में काहे नहीं जीत रहे हो? प्रशांत तो देखिए ये पार्टी के स्तर पर बात कर रहे हैं। प्रशांत जी यहाँ तक कह रहे हैं कि बिहार में जो और भी दल हैं वो शिक्षा और रोजगार पर बात करके बिहार को चुनाव को जीते हैं और वो काम कर दें। हमारी तो जरूरत ही तब है जब बिहार में शिक्षा रोजगार नहीं है, और ये कॉपी भी करने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव कॉपी भी करने के लिए तैयार नहीं है, जेडीयू कॉपी भी करने के लिए तैयार नहीं है, चिराग पासवान कॉपी भी तैयार नहीं है, मांझी जी और साहनी जी, कोई नहीं कॉपी कर रहा है इस चीज को। इतने तो अच्छे बात की कॉपी करनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? इतने दिन से जो सरकार चल रहा है बिहार में, आपने बताया कि 15 साल पहले आरजेडी का सरकार था, फिर जेडीयू का सरकार है, तो ये अभी तक 30 सालों का जो ये मिला जुला सरकार है अभी तक पूरा टोटली गायब है। यानी मतलब जो विधि व्यवस्था है या विकास का कार्य जो है अवरुद्ध है, या आपकी अभी ये 5 सालों से अवरुद्ध है? नहीं, देखिए विकास एक गतिशील अवधारणा है। अब आप कहिए कि विकास जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुआ है, या विकास होने में कुछ धीमापन है? तो बिहार के विकास होने में बहुत धीमापन है। जितना टाइम 35 साल या फिर उससे भी आजादी के बाद से, जैसे तमिलनाडु का विकास हुआ, केरला का विकास हुआ, आंध्रा का विकास हुआ, कर्नाटक का विकास हुआ, महाराष्ट्र का विकास हुआ, पंजाब का विकास हुआ, उस तेवर में बिहार का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए तो बिहार आजादी के बाद में बिहार के बहुत सारे मानकों पे सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, लेकिन आज 2025 में बिहार मतलब विकास के सभी मानकों पे सबसे पिछड़ा राज्य है। तो इस बात से तो साबित होता है कि बिहार में राजनेताओं के द्वारा, यहाँ की सिविल सोसाइटी के द्वारा वो प्रयास नहीं किया गया जो वहां के राज्यों में किया गया। वहां भी तो गरीबी थी। प्रशांत किशोर जी पहले दूसरी पार्टी में रह करके लोगों को किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पहले कुछ लोग बोलते हैं, राजनीतिक ही पार्टियां बोलती हैं कि उनको जगह नहीं मिला आगे डिप्टी सीएम और सीएम बनने के लिए, इसलिए वो अपना पार्टी अलग क्रिएट किए और बता रहे हैं कि बिहार में ये है, बिहार में वो है। आज से 5 साल 7 साल पहले तो मेरे ही पार्टी में थे, तो उनको कोई गलती नज़र नहीं आ रहा था, कोई काम जो अवरुद्ध हुआ वो नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे अगर पहले विकास नहीं हो रहा था तो फिर उस पार्टी में थे क्यों प्रशांत किशोर जी? ये बहुत छोटा बात है। प्रशांत जी कहते भी हैं कि इतना छोटा सपना लेके हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। जो आदमी भारत में अन्य राज्यों में 12 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बना सकता है, वो डिप्टी मुख्यमंत्री मतलब उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना ललायित होगा, ये बात ही विरोधाभासी है। अच्छा, ये एक अगर हमको पुआ खाने को मिल रहा है तो हम रोटी खाएंगे? नहीं। तो जो बात आदमी कह रहा है कि रोटी खाते तरसत हो, तो ये बतिये गलत है। अच्छा, एक बात बताइए कि लोग बोलते हैं कि आज तक प्रशांत किशोर पांडे जी एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीते हैं। ये बोलते हैं कि हम 12 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री वार्ड का चुनाव इसलिए नहीं तो इस बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनाव हो रहा है 2025 के विधानसभा का चुनाव, तो कौन सा ऐसा सीट है जहां से प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पार्टी ये तय करेगी, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है।
243 सीट पे जहां उनको मन करेगा या फिर पार्टी को लगेगा कि यहां से जिताना लड़ाना चाहिए वो लड़ लेंगे। यही तो दिक्कत है, इसी राजनीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी किसी पार्टी से किसी सीट से चुनाव लड़के जीत जाएंगे तो क्या मतलब नोखा के विधायक से उनका पावर ज्यादा हो जाएगा? नहीं, बात करने वाला आदमी ही गलत बात कर रहा है। देखिए सुनिए, होता क्या है, मैं आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये मुद्दा भटकाने वाली बात होती है। प्रशांत किशोर जी भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो एक ही विधायक बनेंगे, और बलजीत यादव कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो एक ही विधायक बनेंगे। काम एक ही है। प्रशांत किशोर जी को इतना इस बात के लिए तवज्जो क्यों देना चाहिए कि वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? इसलिए सर प्रशांत किशोर जी को इस बात के लिए तवज्जो देना चाहिए कि बिहार में जो व्यवस्था बन रही है उसके कर्ता धर्ता है, इसीलिए वो बड़े आदमी है। कहां से चुनाव लड़ेंगे? लड़ लेंगे, कहीं से मन होगा, नहीं मन करेगा उनका कार्यकर्ता लड़ लेगा। ठीक है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि 2 महीने पहले या 1 महीने पहले अभी जो उनका जो सर्वे चल रहा था तो वो नीतीश कुमार के गांव से ही स्टार्ट किया। आपको भी पता है कि उस कार्यक्रम को मैंने रोका गया डीएसपी के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, जो भी हो। तो कहने का मतलब है कि वो जब बेहतरीन चुनाव करते हैं कि चलिए भाई अगर सर्वे करना है तो मुख्यमंत्री के गांव से क्यों न मतलब शुरू किया जाए। तो वैसे ही मैं पूछा कि अगर चुनाव ही लड़ना है तो जहाँ से तेजस्वी खड़ा हो, नीतीश जी खड़ा हो, चाहे जो भी मतलब अच्छे लीडर खड़ा हो, वहाँ से अगर उनका मन हो। नीतीश जी चुनाव कहाँ लड़ते हैं? नहीं, नीतीश जी का नहीं, मैं जो मतलब सिर्फ नीतीश जी तो बैक डोर से चले जाते हैं चुनाव लड़ने, तब ना वो प्रशांत जी एक बार बोले भी थे कि अगर नीतीश जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ चुनाव लड़ लेंगे हम, लड़ते ही नहीं है तो बात ही नहीं है। राघोपुर से भी कुछ बात चला था। देखिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मेरे कहने कहाने का मेरे संज्ञान में भी ये सब बात नहीं है, तो मेरे से बिना मतलब कहीं से प्रशांत से सवाल करिएगा। आप जो बात मूल रूप से जो पूछ रहे हैं उसमें एक बात पूछे, मेरे दिमाग से स्किप कर गया कि चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बिहार जीतना चाहिए, बिहार का समाज जीतना चाहिए, बिहार के लोग कोई भी जीत जाए, आरजेडी जीत जाए, जेडीयू जीत जाए, वो कह रहे हैं, प्रशांत कह रहे हैं कि कोई भी दल जीत जाए, बिहार के लोगों को जो शिक्षित बना देगा, बिहार के समाज को जो शिक्षित बना देगा, जो पलायन किए हुए लोग हैं उनको रोजगार दे देगा, भाई उसकी जय जयकार हो, उसमें क्या दिक्कत है? नीतीश चाचा पिछली बार चुनाव में बोल रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। मुझे याद है, आप जो बोल रहे थे कि वहां नीतीश के कुमार के गांव से गए थे वो काम करने के लिए, देखिए वो काम दूसरा था, वो अभियान हस्ताक्षर अभियान था, बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान था। उसमें क्या कहा गया था कि अभी जो विपक्षी पार्टी मतलब जो सत्ता में पार्टियां हैं वो पार्टी जो है जातिगत सर्वे करवाई, और जातिगत सर्वे के बाद में जो फाइंडिंग आया उसमें फंडिंग ये आया, और नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया सार्वजनिक रूप से कि बिहार के 94 लाख जो परिवार गरीब हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा आर्थिक मदद के रूप में। जो भूमिहीन परिवार है उसको दिया जाएगा 3 डिसमिल जमीन, और जो अभी आर्थिक सर्वे के बाद में जो भूमि सर्वे चालू हो गया है, इसमें जो ब्लॉक में जो जमाबंदी के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर जो लूट मची हुई है खुलेआम, ये कब रुकेगी? इस मुद्दे पे बिहार के 1 करोड़ लोगों से हम लोग हस्ताक्षर करवा रहे थे कि क्या आपको जमीन मिला, क्या जातिगत सर्वे में 2 लाख रुपया देने के लिए जो वादा किए थे वो लोग किए। इस काम की शुरुआत वो नीतीश के गांव से करने गए थे कि वहीं से पूछा जाएगा, और ये 1 करोड़ की जो चिटकी है, पर्ची है, ये ले जाके राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, नीतीश कुमार जी को भी ये दिया जाएगा कि आपके ही का जो आप लोग ढोल पीटते हैं कि जातिगत सर्वे हो, जातिगत सर्वे हो, इससे सबका भला हो जाएगा, तो जातिगत सर्वे करने से भला नहीं होगा। जातिगत सर्वे के बाद में जो फाइंडिंग आएगा उस फाइंडिंग को लागू करने से समाज का भला होने वाला है। तो कोई भी सर्वे हो समाज में, वो किसी भी तरीके का सर्वे हो, वो सही होता है, लेकिन उस सर्वे से जो फाइंडिंग निकलता है उस पर काम होना चाहिए, केवल उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, अभी जो मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं वो आपके पार्टी को ज्वाइन किए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या कहना है, मनीष कश्यप की तरह कई लोग ज्वाइन किए हैं, तो मनीष कश्यप ऐसा बहुत खास लोग क्या है कि उनके बारे में मैं बात करूं, ठीक है, वो अपना उनका एक तरीका है काम करने का, बात करने का, तो अच्छी बात है। लोग जो भी अपने समर्थन तो उनके पास है ना, तो ज्यादा तो फोकस यही होता है कि जिसके पास जन समर्थन हो उसको पार्टी में भैया हो, खुशी की बात है, इसमें खुशी जाहिर कर सकते हैं। हमारी पार्टी से लोग दूसरे लोग जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी वो कह रहे थे कि बीजेपी में काम कर रहे हैं और बीजेपी से नाखुश हो गए फिर इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कि बीजेपी से ये पार्टी अच्छी है, तभी इससे लोग जुड़ रहे हैं, और ये मेरे लिए अच्छी बात है। समाज के जो भी अच्छे लोग अपने आप को समझ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में उनका काम रहा हो, अगर वो जन सुराज से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि जन सुराज और बिहार का समाज अच्छा है और अच्छे लोग इसमें मौजूद हैं और इसमें
सुधार की गुंजाइश है और ये बात साबित हो रहा है। अभी जो रोहतास जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है और ये 7 विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि कितने विधानसभा पे हम लोगों का जो रणनीति है वो सटीक बैठ करके काम करेगा और हम लोग चुनाव करेगा? देखिए, अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपना लोगों को समझा रहे हैं। इस तरह का आकलन हम लोग नहीं करते हैं और करना ठीक भी नहीं है। कोई भी आदमी करता है तो नहीं, क्षेत्र में आप घूमते हैं तो पता तो चलता होगा ना। हम लोग चुनाव जीतने के लिए, कोई भी आदमी चुनाव हारने के लिए किसी भी पार्टी से पूछेगा, नहीं, कोई आदमी कहेगा कि ये सीट हार रहे हैं, हम नहीं हार बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है, बात की अपनी एक वजन होती है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो इस नियत से नहीं समझा रहे हैं कि वहां हार रहे हैं। चुनाव जिस दिन हो जाएगा उस दिन तक पता चलता है। अभी तो चुनाव से हम 3-4 महीने दूर हैं, तो अभी पता लगाने की बात ही नहीं, कोई आदमी नहीं कर सकता है। ये आदमी जो भी बात कर रहा है वो बचकाना बात कर रहा है, कोई नहीं पता लगा सकता है। अभी जनता का मूड घंटे 2 घंटे में बदलता है, 1-2 दिन में बदलता है। तो अभी हम जो बिहार के समाज को अच्छा चीज देने के चक्कर में है, और मैं क्यों मान लूं कि मुझे कम सीट आ रहा है? बिहार में सारा सीट हम लोग जीत रहे हैं और बिहार में हम लोग इतना तो सीट जीत ही रहे हैं जिससे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कम से कम 150 से पार। 150 से पार। 150 से पार। चलिए ठीक है। 150 से कम जीतेंगे तो हमें लगेगा कि बिहार की जनता को हम लोग नहीं समझा पाए अपनी बात। ठीक है, तो सबको नमस्कार।